Welcome viewers. Today we will be discussing residential status of a person under the Income Tax Act. So residential status of a person under the Income Tax Act is discussed in section 6 of the Act. अब कोई भी पर्सन अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है, पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लाइक दैट। तो अगर कोई पर्सन इंडिया में या इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहा है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल होगी, वो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। अब हम इसके प्रोविजन देखते हैं एक के बाद एक। रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की जो 7 कैटेगरी बताई हुई है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, लाइक दैट, तो हर कैटेगरी के पर्सन के लिए अलग अलग डिटरमाइन की जाएगी। यानी इंडिविजुअल वो कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, कंपनी कब रेजिडेंट कहलाएगी, कब नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, तो हर पर्सन के लिए अलग अलग डिटरमाइन की जाएगी, रूल्स अलग अलग हैं। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग डिटरमाइन की जाएगी, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर में एसएससी हो सकता है रेजिडेंट हो और दूसरे प्रीवियस ईयर में हो सकता है नॉन रेजिडेंट हो। देन एक पर्सन मोर देन वन कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है, यानी भारत में भी रेजिडेंट हो सकता है, किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट हो सकता है प्रीवियस ईयर में। तो यानी कोई व्यक्ति भारत में रेजिडेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं हो सकता, वहां भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के टैक्सेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप के साथ कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिटीजनशिप किसी भी कंट्री की नागरिकता के लिए होती है, वोट देने का अधिकार, प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार, इस तरह से। और रेजिडेंशियल स्टेटस जो रहती है वो इनकम की टैक्सेबिलिटी के लिए रहती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस रहती है वो 2 तरह की रहती है भारत में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, प्रवासी और अप्रवासी। अब जो रेजिडेंट इंडियन है उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस 2 कैटेगरी में बांटी गई है। एक है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, R&OR, और दूसरी जो स्टेटस है, दूसरी जो उसकी कैटेगरी है रेजिडेंट की है, वो है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब दोनों में कुछ फर्क है, वो समझेंगे हम। और तीसरा है नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट की 2 कैटेगरी हो गई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरी कैटेगरी हुई रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और तीसरी कैटेगरी नॉन रेजिडेंट की। तो अब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया किसको कहेंगे? तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी तरह की हो, ये बेसिकली 4 कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी या नॉन एप्लीकेबिलिटी से डिसाइड की जाती हैं। और ये जो 4 कंडीशन है उनमें से 2 बेसिक कंडीशन कहलाती है और 2 एडिशनल कंडीशन कहलाती है। और हम देखेंगे कि जो 3 तरह की किसी इंडिविजुअल की
रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें ये 4 कंडीशन किस तरह से एप्लीकेबल होती है, किस तरह से नॉट एप्लीकेबल होती है, तो किस तरह से उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाती है। यानी कभी कोई कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो रहा है, कभी कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हो रही कुछ नहीं हो रही है तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहला रहा है, कभी कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहला रहा है। तो कुल मिला के बेसिक कंडीशन 2 हैं और एडिशनल कंडीशन भी 2 हैं। अब इनमें से कब कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उसकी वजह से किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाती है। नाउ लेट अस सी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अब बेसिक कंडीशन क्या है, 2 बेसिक कंडीशन है कि वो इंडिया में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज मतलब 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए स्टे किया हो, या फिर प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन के लिए स्टे किया हो और प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है उसमें कम से कम 365 दिन स्टे किया हो। ये बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन है कि इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए स्टे किया हो, और या फिर जो दूसरी बेसिक कंडीशन है वो कि प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहा हो और प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले जो प्रीवियस ईयर है उसमें 4 साल में 365 दिन रहा हो। इन 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है बेसिक कंडीशन में से। और जो एडिशनल कंडीशन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम वो 2 साल के लिए रेजिडेंट रहा हो। एंड एडिशनल कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि वो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन भारत में रहा हो। तो इस तरह से 2 बेसिक कंडीशन हुई, 2 एडिशनल कंडीशन हुई। अब अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी कर रहा है और एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। यानी देखा है तो 2 बेसिक कंडीशन उनमें से कोई एक पूरी करनी है तो वो एक पूरी कर रहा है, और 2 एडिशनल कंडीशन है उनमें से दोनों पूरी कर रहा है तो 2 होगी, तो टोटल 4 में से 3 कंडीशन पूरी कर रहा है वो, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब इसमें केवल एक्सेप्शन एक है कि जैसे हमने पहली बेसिक कंडीशन देखी कि भारत में कम से कम 182 डेज के लिए स्टे रहा हो, और दूसरी बेसिक कंडीशन ये है कि वो भारत में प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो। एडिशनल कंडीशन में बेसिक कंडीशन में ये है कि एक तो 182 डेज के लिए भारत में रहा हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रहा हो भारत में, और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो। तो यानी ये जो 182 डेज उसके बाद 365 डेज और 60 डेज ये बेसिक कंडीशन में आ रहे हैं। तो अगर कोई इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रीवियस ईयर में भारत छोड़ रहा है तो उस केस में जो सेकंड बेसिक कंडीशन में जो 60 डेज है उसकी जगह 182 डेज कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर कोई इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत छोड़ रहा है तो बेसिक कंडीशन में भी ये है कि 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहा हो तो रेजिडेंट माना जाएगा, और जो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन है कि 4 ईयर में से 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, तो 60 दिन की जगह वो 182 डेज हो जाएगा। यानी दोनों जगह 182 डेज की पैरिटी बिठा दी जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई इंडियन प्रीवियस ईयर में 182 डेज या कम के लिए भारत में रहा और फिर वो भारत छोड़ देता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। और अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत नहीं छोड़ रहा है तो मान लीजिए वो किसी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है और जब उसका शिप वॉयज पे जा रहा है
तब वो भारत छोड़ रहा है, तो ये 182 जो 60 डेज वाली बेसिक कंडीशन है वो 182 डेज से रिप्लेस की जाएगी। उसका एक एक्सेप्शन और है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि भारत में भारत के बाहर रह रहा था और वो भारत में आता है प्रीवियस ईयर में, और वो अगर 182 डेज के लिए स्टे करता है तो फिर वो रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी पर्सन ऑफ या एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और दूसरा कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स है, पेरेंट्स में कोई एक वो इंडिया में पैदा हुए, तो इस तरह का आदमी इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, और या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, पासपोर्ट होल्डर, और फिर वो भारत में आता है और 182 डेज से ज़्यादा के लिए स्टे कर लेता है प्रीवियस ईयर में, तो ही विल बी रेजिडेंट, क्योंकि वो पहली कंडीशन पूरी कर रहा होगा। ये उसका एक्सेप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तब इसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 कंडीशंस हैं, 2 बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल कंडीशन है। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, उसके केस में क्या होगा कि जो 2 बेसिक कंडीशन है, यानी प्रीवियस ईयर में 182 डेज स्टे करने की, और या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज, इन दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा हो, और जो हमारी 2 एडिशनल कंडीशन है उनमें से एक भी पूरी नहीं कर रहा हो या दोनों ही पूरी नहीं कर रहा हो, यानी 4 में से केवल वो कोई एक कंडीशन पूरी कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वो प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल है उसमें 2 साल तक रेजिडेंट हो, और प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 साल है उसमें 730 दिन रहा, और ये दोनों एडिशनल कंडीशन, 2 में से कोई एक भी एडिशनल कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा है, दोनों ही पूरी नहीं कर रहा है, और बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करा तो ही विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये एक तरह से सेकंड स्टेटस हो गई। अब इवन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज नन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस, 2 में से कोई बेसिक कंडीशन एक भी पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, ये एसएस मीडिया 2021-22 से लगाया गया है। पहली चीज वो इंडियन सिटीजन है, और दूसरी चीज उसकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड कर रही है, और he is not liable to tax in any other country or territory by region of his domicile or residence or any other criteria of the similar, मतलब दूसरी कंट्री में वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 3 कंडीशन कोई इंडियन पूरी कर रहा है और वो कोई बेसिक कंडीशन में कोई एक भी पूरी नहीं कर रहा है, तब भी उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन की तरफ आते हैं। अगेन हमारी जो 2 बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज स्टे और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, एंड प्रीवियस ईयर से 4 साल के अंदर, प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है उसमें 365 डेज। तो इन 2 बेसिक कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो जो 2 एडिशनल कंडीशन है उनके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई
इंडिविजुअल, ये पहली दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो वो फिर नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब यहां देखिए ध्यान देने की बात है, हम लोग जनरली ये समझते हैं कि नॉन रेजिडेंट वो होगा जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर चला गया और प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज के लिए भारत में स्टे नहीं कर रहा था, तो हम उसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। और हम समझते हैं कि एक इंडियन ही नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है या नॉन रेजिडेंट होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा नहीं है। फॉरेनर जो कि भारत के बाहर से आकर भारत में सर्विस कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई एम्प्लॉई है, वो न्यूयॉर्क में था और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको दिल्ली या गुड़गांव में भेज दिया, उनका भारत में दिल्ली या गुड़गांव में मान लीजिए कहीं ऑफिस है और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को भेज दिया और मान लीजिए वो जो प्रीवियस ईयर है उसके बाद वाले हिस्से में आया, फॉर एग्जांपल दिसंबर में आता है मान लीजिए, तो दिसंबर से मार्च वो 4 महीने ही भारत में रह रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो 4 महीने की इनकम है केवल वो ही भारत में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज वो उसकी जो स्टेटस रहेगी वो नॉन रेजिडेंट की रहेगी भारत में, और उसकी जो भारत के बाहर उसने इनकम कमाई है वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो ये चीजें थी जिसमें हमने देखा कि कब एक पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है, कब एक पर्सन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाता है, और कब एक पर्सन नॉन रेजिडेंट कहलाता है। तो ये तो ही हमने इंडिविजुअल की बात की। अब जैसे एक स्टेटस और होती है इनकम टैक्स एक्ट में, वो होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF जिसको बोलते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार या हिंदू संयुक्त परिवार। तो उसका भी रिटर्न अलग से सबमिट होता है, अलग से फाइल होता है। तो उसके केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF किसे कहा जाएगा? When the control and management of the affairs of HUF is wholly or partly situated in India, जब HUF का मैनेजमेंट या उनका जो भी कामकाज है, बिजनेस वगैरह है कुछ भी, तो वो इंडिया में सिचुएटेड है पार्टली या हुल्ली, और एंड कर्ता यानी मैनेजर ऑफ द फैमिली सेटिस्फाई दी 2 कंडीशंस। कौन कौन सी? जो एडिशनल 2 कंडीशन थी कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट रहा हो, कौन? HUF का कर्ता, मैनेजर, और प्रीवियस ईयर से 7 साल पहले के जो साल हैं उनमें 730 दिन के लिए वो भारत में प्रेजेंट रहा हो। तो किसी HUF का कर्ता यानी मैनेजर ये 2 कंडीशन पूरी कर रहा है, और उस HUF का जो मैनेजमेंट है और कंट्रोल है वो भारत में सिचुएटेड है, भले पार्टली हो। तो ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो जो HUF है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब HUF नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा? When the control and management of the affairs of the HUF is wholly or partly situated in India, but the karta of the family does not satisfy both the additional conditions. कौन कौन सी? कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो, और प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में वो 730 दिन के लिए भारत में रहा हो। अब ये 2 कंडीशन मान लो पूरी नहीं हो रही, यानी न तो वो प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट था, और न ही प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन के लिए भारत में था। ये दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में वो जो HUF होगा, भले ही उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स पार्टली या हुल्ली इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन उसका मैनेजर ये 2 कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है, कर्ता 2 कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो जो HUF होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद HUF नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज
नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे मैनेजर की रेजिडेंसी स्टेटस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अगर HUF का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो भारत के बाहर है, अब ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है कि मान लीजिए किसी इंडियन रेजिडेंट की किसी जनरेशन ने कोई बिजनेस, फैमिली बिजनेस भारत के बाहर से सिचुएट कर लिया, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या मान लीजिए USA है या UK है, वहां पर हमारी जनरेशन से पहले का कोई जनरेशन वाला चला गया और उसने वहां पर हमारी फैमिली से रिलेटेड बिजनेस एस्टेब्लिश किया और हमको भी उस HUF का मेंबर बनाए रखा, तो हमें उस HUF के बिजनेस से इनकम आएगी। हम तो रेजिडेंट है भारत में, लेकिन हमारा जो HUF है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब एक तीसरी स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं, वो है फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और जो चौथी स्टेटस है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो ये कब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे? तो ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन is considered resident if control and management is wholly or partly situated in India। अगर उनका कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल या बिजनेस भारत में है पूरी तरह से या पार्टली भारत में है, और अगर उस फर्म का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो भारत के बाहर है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब देखिए, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस में वो जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सब चक्कर नहीं है। इसमें केवल दो ही चीजें, या तो फर्म रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवी स्टेटस कंपनी की, कि कब कंपनी, अच्छा यहां भी दो चीजें हैं, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। वो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो सब चक्कर यहां नहीं होगा। तो कंपनी रेजिडेंट कब कहलाएगी? ए कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल करने की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रीवियस ईयर में पहली चीज वो इंडियन कंपनी हो। इंडियन कंपनी से क्या मतलब है कि भारत में जितने भी स्टेट बने हुए हैं उनमें किसी एक स्टेट में वो रजिस्टर्ड हो, एक स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्टर्ड हो, तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। और या फिर ड्यूरिंग द ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड हुल्ली इन इंडिया। उसका जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भारत में ही बैठता है, या कंट्रोल, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बिजनेस को जो कंट्रोल कर रहा है, या CEO उसके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, तो वो पूरी तरह से भारत में रहकर कर रहा हो, तो इंडियन कंपनी हो, और या फिर उसका जो बिजनेस का कंट्रोल है और मैनेजमेंट है वो भारत में हो, तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। और नॉन रेजिडेंट कंपनी कब कहलाएगी? जब वो न तो इंडियन कंपनी है, यानी भारत के किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसका जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो बाहर से किया जा रहा है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कंपनी हो गई। तो 5 स्टेटस हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया कि कब ये रेजिडेंट होंगे, कब नॉन रेजिडेंट होंगे। 2 स्टेटस और थी कि लोकल बॉडी, तो वो तो देखिए NRI हो नहीं सकती, वो तो भारत में ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, दे विल ऑलवेज बी रेजिडेंट SSC। और एक था आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो वो भी नॉन रेजिडेंट हो नहीं सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का तो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में एक्ट बना के उनको बनाया जाता है, तो वो तो नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। अब इसमें जो पॉइंट है डिस्कशन का वो ये है
कि टैक्स लायबिलिटी कब आएगी, क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस की उलझने हैं वो हमने इसलिए समझी कि उनकी जो अलग सभी तरह के एसएससी की जो अलग अलग तरह की इनकम है वो कब भारत में टैक्सेबल रहेगी, कब नॉन टैक्सेबल रहेगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो अब हमें यह समझना है कि कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी, किसके लिए। जैसे हम बात करें रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में, तो उनकी इनकम कब टैक्सेबल होगी भारत में। तो जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता है उसकी सभी तरह की इनकम भारत में टैक्सेबल रहती है। सभी तरह की इनकम से क्या मतलब है, कोई इनकम जो भारत में रिसीव हुई हो या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब भारत में रिसीव की हुई मानी जाएगी। अब ऐसी कौन सी हैं जो मानी जाएगी, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में एक्रू हुआ माना जाएगा। अगली तीसरी तरह की इनकम है इनकम एक्रूड और अरोज इन इंडिया। एक्रूड का मतलब वंस यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट अमाउंट इन इंडिया। तो इस तरह की इनकम भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो ये किस तरह की इनकम हो सकती है, लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया बट अमाउंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब आपने भारत में तो सर्विसेज दे दी लेकिन अमाउंट आपको बाहर से आई, या बाहर आपका कोई अकाउंट आउट ऑफ इंडिया कोई बैंक अकाउंट वहां मिल गई, लेकिन वो आपके लिए टैक्सेबल रहेगी इफ यू आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइजन इन इंडिया, यानी जिसके बारे में माना जाए कि ये इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है या अराइज हो रही है। जैसे सैलरी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉइज हैं वो मान लीजिए ऑफिशियल ड्यूटी पे इंडिया से बाहर हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी दे रही है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भारत में ही अक्रू हुई मानी जाएगी। और पांचवी जो तरह की इनकम है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, जो इनकम भारत के बाहर एक्रू हुई मानी जा रही है। जैसे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कहीं लंदन में, न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में कोई प्रॉपर्टी है और वहां से रेंट आ रहा है तो वो इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया कहलाएगी। तो ये पांच तरह की इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड और अरोज इन इंडिया एंड इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो ये पांच तरह की जो इनकम है ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगी। अब जो हमारी दूसरी स्टेटस थी इंडिविजुअल की कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इनकम वही रहेगी जो हमने पहले केस में देखी, जैसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो ये उसके लिए टैक्सेबल रहेगी। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब भारत में जो रिसीव की हुई मानी जा रही है तो वो भी इस दूसरी कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए टैक्सेबल रहेगी। फिर इनकम एक्रूड और अरोज इन इंडिया, वही इनकम जो कि हमने पिछले केस में देखी थी, तो ये भी इस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगी। उसका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अराइजन इन इंडिया मतलब जिस इनकम को भारत में रिसीव किया हुआ माना जा रहा है तो वो भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगी। और जो पांचवी इनकम है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत के बाहर आपकी इनकम एक्रू मानी गई किस बिजनेस से, जो बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये टैक्सेबल रहेगी। लेकिन देखिए ये जो
नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, उसको मान लीजिए कोई ऐसी इनकम भारत के बाहर एक्रू हुई है जो बिजनेस भारत के बाहर से ही कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस केस में वो वाली इनकम इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो जो पहली कैटेगरी है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो दूसरी कैटेगरी है, सॉरी पहली जो कैटेगरी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दूसरी जो कैटेगरी है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि पहले केस में सारी इनकम टैक्सेबल है जो भारत के बाहर से आ रही है और भारत के अंदर हो रही है, और दूसरे केस में क्या है कि जो इनकम भारत के अंदर से आ रही है, अंदर एक्रू हो रही है, वो तो टैक्सेबल, वो ही टैक्सेबल है, और कोई इनकम भारत के बाहर एक्रू हो रही है जिसका कंट्रोल, जिस इनकम का कंट्रोल भारत के बाहर सिचुएटेड है, तो वो दूसरी कैटेगरी के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन की जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में एक्रू हो रही है, केवल वो ही इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। वही 4 तरह की इनकम जो फर्स्ट और सेकंड केस में देखी हमने, कौन कौन सी? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड और अराउज इन इंडिया, एंड इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइजन इन इंडिया। अब देखिए एक सिंपल चार्ट है, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा उलझन में नहीं पढ़ना चाहें तो एक सिंपल चार्ट है, 2 क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं अपने आप से रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए इजी मैनर में। कौन कौन सी है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछने हैं। डज द इंडिविजुअल फुलफिल एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस, कि इंडिविजुअल जो 2 बेसिक कंडीशन है उनमें से कोई एक फुलफिल कर रहा है क्या? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डज द इंडिविजुअल फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशंस, और जो इंडिविजुअल है वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि 2 बेसिक कंडीशन एक पूरी कर रहा है क्या, और दूसरा कि एडिशनल कंडीशन में दोनों ही पूरी कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अब देखिए अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यस में है कि 2 बेसिक कंडीशन में से एक पूरी कर रहा है और दोनों भी पूरी कर रहा है, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यस में है कि 2 बेसिक कंडीशन में से एक पूरी कर रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब अगली सिचुएशन में आते हैं कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यस में है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नो में है, यानी 2 बेसिक कंडीशन में से एक पूरी कर रहा है और दोनों ही एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ही विल बी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर ही नो में है, यानी दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं कर रहा है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा और आपको दोनों एडिशनल कंडीशन पे तो ध्यान देना ही नहीं है। वो जो एडिशनल कंडीशन है वो एग्जामिन नहीं की जाएगी। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है आपको, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि जैसे ही वीडियो आप देखना स्टार्ट करें तो कागज और नोटबुक और पेन लेके बैठें साथ में, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको लिखते जाएं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, और चूंकि मैंने हर स्टेटस के लिए उन कंडीशन को रिपीट किया है, तो रिपीटिशन की वजह से क्या होगा कि आपको धीरे धीरे ये कंडीशंस याद होती जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और इन कंडीशन को लिखते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये सारी कंडीशन याद होगी, और वीडियो एंड होते होते तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से समझ चुके होंगे, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आएगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रेजिडेंशियल स्टेटस की इनकम टैक्स में, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।